वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आयशा जलाल। आयशा जलाल की बायोग्राफी को एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इनका नॉवल एपिलॉग फ्रॉम सेल्फ एंड सोवरेनिटी इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले जो है वो आयशा जलाल की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं। इनकी बायोग्राफी को अगर हम लोग डिस्कस करें तो इनकी जो बर्थ है वो 1956 में हुई थी लाहौर में। उसके बाद पाकिस्तानी अमेरिकन हिस्टोरियन हैं आयशा जलाल, और अभी जो हैं ये टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में एज अ हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, मैरी रिचर्डसन। ओके, उसके बाद अगर हम लोग इनके एजुकेशन की बात करें तो 1998 की ये रेसिपेंट है मैक ऑर्थर फाउंडेशन फेलोशिप की, कि उस टाइम पे जो ये 1998 में फेलोशिप बनी थी उस फाउंडेशन की पार्ट थी ये भी। उसके बाद अगर इनके फादर की बात की जाए तो हामिद जलाल इनके फादर हैं, जो कि सीनियर पाकिस्तानी सर्वेंट थे, और साथ ही साथ इनकी जो मदर हैं वो ज़किया जलाल हैं। और मंटो से इनका रिलेशन डबल है। इनकी जो मदर है उनकी जो सिस्टर है उसकी जो वो उनकी जो शादी है वो मंटो से हुई है, तो इस हवाले से ये इनके अंकल हुए इसके आयशा जलाल के। सो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके हस्बैंड की तो आयशा जलाल के हस्बैंड का नाम है सुगाता बोस। उसके बाद जो कि हैं ग्रैंड नेफ्यू हैं इंडियन बंगाली फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्रा बोस के। उसके बाद 14 ईयर्स की एज में ये न्यूयॉर्क चली गई थी हायर एजुकेशन के लिए। वहाँ इन्होंने जो है वो अपनी हायर एजुकेशन जो है वो उनको कंटिन्यू किया, बिकॉज इनके फादर को जो है वहाँ पे कोई पोस्ट मिल गई थी न्यूयॉर्क में नेशनल लेवल पे, तो इस वजह से। उसके बाद अगर इनकी लाइफ के अंदर हम लोग देखें तो इन्होंने बीए जो है वो किया था हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद इन्होंने अमेरिकन एकेडमिक्स में एक मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर हैं, जो कि हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया जिन्होंने लिखी है। उसके बाद इन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो ट्रिनिटी कॉलेज और साथ ही साथ कैम्ब्रिज से, और उसके बाद इनकी जो फेलोशिप है वो 1980 से 84 तक वहाँ पे रही। मैक आर्थर जो फाउंडेशन है उसमें फेलोशिप इनकी 1998 टू 2003 तक रही। इनको सितारा इम्तियाज़ जो है स्टार ऑफ डिस्टिंक्शन जो है वो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन 2009 में जो है वो इनको मिला था। तो ये तो हो गए इनकी बायोग्राफी के कुछ मेजर पॉइंट्स जो कि एमसीक्यू उस हवाले से इंपॉर्टेंट थे। अब अगर हम लोग अपने एपिलॉग पे आएँ, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एपिलॉग फ्रॉम सेल्फ एंड सोवरेनिटी। सबसे पहले तो एपिलॉग को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि एपिलॉग होता क्या है। एपिलॉग होता है कि किसी भी बुक का, प्ले का या फिर नॉवल का जो लास्ट पार्ट होता है, जो कि कॉन्क्लूजन होता है पूरी बुक का, जो उस बुक के टाइटल के बारे में बताता है। जो उस बुक का जो टाइटल होता है उसके मीनिंग को रिवील करता है, उसको एपिलॉग कहते हैं, जो कि लास्ट पार्ट होता है किसी भी बुक या नॉवल का, जो कि राइटर ने कॉन्क्लूड किया होता है, तो उसको एपिलॉग कहते हैं। तो मीन्स कि जो एपिलॉग फ्रॉम सेल्फ एंड सोवरेनिटी उसका जो लास्ट पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। और इस बुक में जो ओवरऑल अगर हम लोग एनालिसिस देखेंगे, किस चीज़ का देखेंगे, कि जो हिस्ट्री और जो चैलेंजेस थे उस टाइम पे मुस्लिम्स को, और जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही थी 1947 में कॉलोनियलिज्म पीरियड में, पार्टी ड्यूरिंग पार्टीशन, ये जो सब उस टाइम पे मुस्लिम्स की जो सिचुएशन थी उसको उसमें डिस्कस किया गया है। उस टाइम जो वुमेंस थी उनके साथ कैसा बिहेवियर था उसको डिस्कस किया गया है इसमें। इन सब चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे इस बुक में। और साथ ही साथ अगर हम लोग एपिलॉग की इसमें बात करें तो इसके जो हैं वो 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एन अनहीलिंग वाउंड है, पैराडॉक्सेस ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी है, सॉवरेनिटी एंड सिटीजनशिप है। ये इसका सेकंड टाइटल है, यानी कि इसका जो कंप्लीट टाइटल वो ये है कि एक अनहीलिंग वाउंड है। अब वो अनहीलिंग वाउंड क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पैराडॉक्सेस ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, सॉवरेनिटी एंड सिटीजनशिप, इन सब चीज़ों को जो है वो इस पूरे टाइटल को हम लोग, टाइटल की जो सिग्निफिकेंस है उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो नेशनलिज्म का आता है, कि लव फॉर योर होम लैंड, लव फॉर योर नेशन, लॉयलिटी, और जो अपनी नेशन के लिए सेक्रीफाइस कर देना खुद को, इस किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें इसमें मिलेंगे। उसके बाद पॉपुलिज्म का है, जो कि इलीट क्लास के बारे में है। अथॉरिटेरियनिज्म का है, कि इंडिविजुअल की फ्रीडम को कंट्रोल करना। सिविक एक्टिविज्म है, कि जो पॉलिटिकली और नॉन पॉलिटिकली जो है वो लाइफ की तरफ लोगों को लेके आना, उनको हेल्दी जो है वो देना मैसेज। सो ये हो गए इसके
सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि है नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म और सिविक एक्टिविज्म। बाद हम इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। अगर टाइटल की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है वो सेल्फ का है। सेल्फ का मीनिंग होता है किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनल लाइफ है, किसी भी इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है। और सोवरेंटी जो होती है वो होती है सुप्रीम पावर, लाइक गॉड, जो कि पहले जो है गॉड की पावर है, अल्लाह ताला की है, उसके बाद गवर्नमेंट आती है और थर्ड नंबर जो है वो इलिट क्लास आती है। तो इसका मतलब कि सेल्फ एंड सोवरेंटी मीन्स कि किसी इंसान ने अपनी जो उसकी सेल्फ थी, उसकी जो उसका जो खुद की एक आइडेंटिटी थी, उसको जो है वो मेंटेन रखा कि नहीं। अब कहाँ कहाँ मेंटेन रखा, जब पार्टीशन होती है। तो पार्टीशन किस लिए हुई थी, एक अलहदा पाकिस्तान के लिए, एक अलहदा इंडिया के लिए। तो मीन्स कि दोनों की आपस में इसीलिए पार्टीशन हुई थी कि दोनों की जो व्यूज़ हैं, कल्चर है, वो सेम नहीं था और दोनों की आइडेंटिटीज़ डिफरेंट थी। तो इन्होंने बाद में अपनी आइडेंटिटीज़ को मेंटेन रखा। आयशा जलाल जो है वो इसको क्वेश्चन करती हैं इसके अंदर। और सोवरेंटी, सुप्रीम पावर, उसके बाद कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट। क्या जो वो गवर्नमेंट जो है वो किसी कंट्री को कंट्रोल कर रही है, क्या वो गवर्नमेंट उसी कंट्री के लिए है या फिर वो किसी के हाथों में पपेट बनी हुई है। क्या उस गवर्नमेंट में सुपरमेसी है, क्या उसने उस चीज़ को अपने सुपरमेसी सुप्रीम होने का जो उसने अपना कोई एविडेंस दिया है कि हम लोग सुप्रीम हैं अपनी वैल्यूज़ में या किसी चीज़ में भी कभी। तो इन चीज़ों को जो है वो हाईलाइट किया गया है। उसके बाद पॉलिटिक्स और रिलीजियस बेस्ड होती हैं, जो सोवरेंटी होती है, इनकी सुप्रीम पावर्स होती हैं। क्या पॉलिटिक्स जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर रही है। ये सब जो क्वेश्चंस हैं वो आयशा जलाल जो हैं वो अपने इस नावल के थ्रू जो है वो कर रही हैं और इसका आंसर देती हैं अपने इसी नावल में। उसके बाद जो है वो बताती हैं कि जो टाइम पीरियड था 1850 टू 1947 तक, उसके इसमें कॉलोनियल पीरियड आ जाता है, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड आ जाता है, पार्टीशन आ जाती है, बांग्लादेश की सेपरेशन आ जाती है और ये जो सेपरेट नेशन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों। उसके बाद कि जब इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर ली, उसके बाद इन्होंने अपनी आइडेंटिटीज़ को क्यों मेंटेन नहीं रखा। ब्रिटिशर्स जब यहाँ से चले गए तो क्यों इन्होंने अपनी सुपरमेसी को भूल गए, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी कल्चर्स को, सब कुछ क्यों ये भूल गए। तो इस चीज़ को डिस्कस किया गया है इस नावल में कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो नेशंस को तो कंट्रोल कर ही रहे थे जब कॉलोनियल पीरियड था यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, कॉलोनियल पीरियड के बाद इम्पीरियलिज्म आया और उसके बाद अब जो प्रेजेंट टाइम अगर हम लोग देखें तो अब न्यू कॉलोनियलिज्म आ चुका है कि अब वो इनडायरेक्ट तरीके से जो है वो हमारी गवर्नमेंट को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कंट्रोल किया हुआ है। तो ब्रिटिशर्स ने जो कॉलोनियल लेजेसी है उसको कभी ख़त्म नहीं किया। अब वो न्यू कॉलोनियलिज्म की फॉर्म में जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट है और जो कि इफ़ेक्ट कर रही है। अब हम हमारा जो पर्सनल कल्चर है, जो हमारी एक रिलीजियस वैल्यूज़ थी, अब वो नहीं रही। अब हमने वेस्टर्न्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है। हमने वेस्टर्न्स की ट्रेडिशंस को, उनके कल्चर्स को, उसको अडॉप्ट कर लिया है। अपनी जो हमारी इंडिविजुअल थी आइडेंटिटी, उसको हमने कहीं एसिमिलेट कर दिया है वेस्टर्न कल्चर में ही। उसके बाद यह आयशा जलाल जो हैं वो क्वेश्चन करती हैं कि बीइंग अ मुस्लिम, हमने पाकिस्तान तो ले लिया, इनके सब कॉन्टिनेंट में हम जब रह रहे तो हम लोगों की जो मुस्लिम वैल्यूज़ थी वो अलहदा थी, हिंदूस वैल्यूज़ अलहदा थी, तो इस वजह से हमने इस बेस पे पाकिस्तान तो ले लिया। तो क्या अब हम अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रख रहे हैं? क्या हम अब इस नेशन का पार्ट हैं? जब डिवीजन हुई तो हमने अब खुद को और सब डिवीजन्स में खुद को डिवाइड कर लिया, कास्ट सिस्टम में, रिलीजियस सिस्टम में, रिलीजियस में सुन्नी शिया सिस्टम में आ गए, कास्ट सिस्टम में बहुत सारी जो कास्ट हैं पाकिस्तान में वो आ गए, हमने प्रोविंसेस में खुद को जो है वो डिवीजन उनकी कर ली। क्या हम एज अ नेशन अब हैं? उसके बाद बताया जाता है कि जो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट ने अपनी सॉवरेंटी उसको मेंटेन रखा कि नहीं, या फिर वो पपेट बन गई ब्रिटिशर्स के हैंड्स में। उसके बाद क्या हम इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं जो हमें हमारे प्रॉफिट ने बताए हैं, जो हमें हाँ, कुरान पाक में अहकामात मिले हैं, वो क्या हम वो सब फॉलो कर रहे हैं अब प्रेजेंट डे में? नहीं। तो हम फॉलो नहीं करें, इसलिए तो हमारी सेल्फ एंड सोवरेंटी दोनों ही एसिमिलेट हो चुकी हैं, दोनों ही जो हैं वो कहीं ना कहीं खो चुकी हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इस नॉवल की जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसकी 3 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है उसके अंदर डिस्कस किया गया है डिवाइडेड कम्युनिटी एंड यूनाइटेड नेशन। अब क्या होता है कि जब
पाकिस्तान बना था, यानी कि जब सब कॉन्टिनेंट में रह रहे थे उस टाइम पे कम्युनिटीज़ तो उस टाइम पे भी डिवाइडेड ही थी कि हिंदूस कम्युनिटी अलहदा थी, मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ अलहदा थी, सिख कम्युनिटीज़ वहाँ पे अलहदा थी। फिर टू नेशन थ्योरी के बेस पे जब अलहदा पाकिस्तान बन गया, सब कॉन्टिनेंट को इंडिपेंडेंस मिल गई, दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो सेपरेट हो गए, तो उसके बाद क्या ये नेशन यूनाइटेड हैं? कैसे यूनाइटेड हैं? कहाँ से? क्योंकि इन्होंने तो खुद खुद को जो है वो सब डिवाइड कर लिया है फर्दर, कास्ट के सिस्टम पर, ऑन रिलीजियस इश्यूज़ के बेस पे, या फिर और बहुत सारे इनके इश्यूज़ हैं, इसलिए इन्होंने खुद को सब डिवाइड कर लिया है फर्दर। तो जिस नाम पे इन्होंने ये आज़ादी ली थी, अब वो नेशनहुड कहाँ है, वो यूनिटी कहाँ है? अभी यूनिटी है ही नहीं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें डिस्कस किया जाता है द मुस्लिम एल्स इन पोस्ट कलोनियल साउथ एशिया, के जो साउथ एशिया, उसके बाद बात की जाती है सेकंड पार्ट में द मुस्लिम एल्स इन पोस्ट कलोनियल साउथ एशिया। अब जिसका सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या बताया गया है कि जो साउथ एशिया में मुस्लिम और हिंदूस किस तरह से एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे, यानी कि हिंदूस जो है वो मुस्लिम्स को नहीं देख सकते थे उस टाइम पे, और जो मुस्लिम्स है वो हिंदूस को नहीं देख सकते थे। हिंदू जो कम्युनिटी थी, अब जब अंग्रेज़ और हिंदू जब दोनों आपस में मिल गए थे 1857 के बाद, तो इन्होंने मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश की, और जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए तब भी हिंदूस ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो इनको सप्रेस करने की, ऑप्रेस करने की, और साथ ही साथ इनके ऊपर एक अगेन एक कॉलोनियल जो ऑपरेशन है उसको लाने की कोशिश की थी मुस्लिम्स पे। तो साउथ एशिया के अंदर मुस्लिम्स को एज अ अदर ट्रीट किया जाता था, एज अ कि इनके वो किसी और के कंट्री में जो है वो रह रहे हैं, और उनको बर्डन समझा जाता था सब कॉन्टिनेंट जो था उसमें। उसके बाद अगर हम लोग इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो उसमें मज़हब एंड कौम, खुदा खुदाई और खुदी की इख्तियारी, कि मज़हब और कौम जो है ये मुल्क पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंस मिली तो ये किस नाम पर लिया गया था? इसी नाम पर लिया गया था कि हमारा मज़हब अलहदा है, हमारे अकायद अलहदा हैं, हमारा कल्चर अलहदा है, हमारी लैंग्वेज अलहदा है। जब लैंग्वेज का मुतालबा मुस्लिम्स ने किया था तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा इनको डाउन फ़ील करवाया था, इनको बहुत सप्रेस करने की कोशिश की गई थी, जब इनको अपनी नेशनल लैंग्वेज इन्होंने डिमांड की थी उर्दू को। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मज़हब, मज़हब जो एक बेसिक स्लोगन था कि हमारा मज़हब जो है वो जुदा है, हमारी इबादत, हमारी रसूमात सब कुछ डिफरेंट है। अब वो कहाँ है? क्या इन्होंने उस चीज़ को मेंटेन किया हुआ है? इनके ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन वो जो अपनी न्यू कॉलोनियलिज़्म की लेगेसी है उसको उन्होंने अभी भी कंटिन्यू रखा हुआ है हमारे कंट्री में। और साथ ही साथ ये जो मिल्लत और कौम का एक स्लोगन था वो कहाँ गया? इनकी जो यूनिटी का स्लोगन था वो सब कुछ कहाँ गया? ये सब कुछ जो क्वेश्चन है वो आयशा जलाल इस नॉवल में कर रही हैं। और खुदा और खुदाई, यानी कि जिस तरह अल्लाह ताला को उस टाइम पे जो स्लोगन्स लगाए जाते थे कि अल्लाह ताला की वाहिद ज़ात है, वही उसी की हुक्मरानी है, और वही जो है हुकूमत करता है हर चीज़ पर। लेकिन अब के जो पॉलिटिशियंस हैं वो सब कुछ उन्होंने भुला दिया है, वो स्लोगन्स, वो सारी बातें जिस नाम पे जिन वो आइडियोलॉजीज़ जिनके नाम पर ये कंट्री लिया गया था। उसके बाद इसके अंदर बात की जाती है कि फर्दर वो फैज़ अहमद फैज़ की जो पोइम है उसको कोट करती हैं आयशा जलाल, सुबह आज़ादी, जिसके अंदर वो बताती हैं कि अब भी जो फ़ैज़ अहमद फैज़ में जिसमें मोटिवेशन दी है अपने लोगों को जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे, कि अभी तो ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो मंटो के आइडियोलॉजीज़ बताती हैं कि मंटो ने जिस तरह से फेमिनिज़्म के टॉपिक को यहाँ पे इतना हाईलाइट किया। मंटो कहते थे कि मैं जो लिखता हूँ ये आपकी सोसाइटी है, आप मुझे तो बैन कर सकते हैं, लेकिन ये तो आप ये सारा डर्टीनेस तो आपकी सोसाइटी की है, कि ये जो जितनी भी डर्टीनेस मैं लिख रहा हूँ, ये आप जिसको बोल्ड कहते हैं, मेरे कॉन्सेप्ट हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, ये सब मेरे पर्सनल नहीं है, ये आपकी सोसाइटी है जिसको मैं डिपिक्ट कर रहा हूँ अपनी राइटिंग्स के ज़रिए। तो 1947 के टाइम पे फेमिनिज़्म जो था वो उसमें वुमेंस को की कोई जगह नहीं थी। अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे कुछ वुमेन्स का तो फैसला ही नहीं हो रहा था, वो बॉर्डर के उस पार जाएंगी या इस पार जाएंगे, उनके साथ जो इल ट्रीटमेंट हो रहा था। हम लोग आइस कैंडी मैन 1947 के हवाले से पढ़ चुके हैं। आइस कैंडी मैन में क्या है, यही सब कुछ तो है कि वुमेन्स के साथ क्या वहाँ पे हो रहा था, उनको किस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा था, और किस तरह से इंडिपेंडेंस के टाइम पे वुमेन्स की जो है उनकी बेहुरमती की गई, उनकी जो रिस्पेक्ट है उसको जो है वो पामाल किया गया।
बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो हम लोग पाकिस्तानी लिटरेचर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि किस तरह से वुमेंस को ट्रीट किया जाता था। ऐसे तो एनिमल्स को भी कोई ट्रीट नहीं करता जिस तरह उस टाइम पे वुमेंस की वर्स्ट कंडीशन थी। तो इस चीज़ को आयशा जलाल ने हाईलाइट किया है अपने इस नावल में। उसके बाद सरदार जाफरी खून की लकीर, इसको वो बताती हैं कि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं अहमद फैज़ के, कॉन्सेप्ट ऑफ डार्कनेस, इनके सब कॉन्टिनेंट के टाइम पे भी डार्कनेस है, सब कॉन्टिनेंट के बाद इंडिपेंडेंस मिली है उसमें भी डार्कनेस है। जो सारी की सारी ये एक्सप्लॉयटेशन हुई है वो किसने की है? ब्रिटिशर्स ने की है। ब्रिटिशर्स यहाँ आए, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कॉलोनियल सिस्टम बनाया, कॉलोनियल सिस्टम बनाने के बाद अच्छे से एक्सप्लॉइट किया, कल्चर, वैल्यूज़, रिलीजियस आइडेंटिटी हर चीज़ को एसिमिलेटेड कर दिया अपने कल्चर के साथ। उसके बाद यहाँ से चले गए। यहाँ से चले जाने के बाद इम्पेरियलिज्म का पीरियड स्टार्ट हो गया। इम्पेरियलिज्म का पीरियड स्टार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, तो उसके बाद न्यू कॉलोनियलिज्म का जो पीरियड है वो प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। हम आईएमएफ से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। उसके बाद ये सारी क्या है? वेस्टर्न ट्रेडिशंस ही तो हैं। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट किसके कंट्रोल में है? वेस्टर्न के कंट्रोल में है। कौन है हमारी गवर्नमेंट को किसके हाथों में है? किसके कहने पे जो है वो हमारी हुकूमत रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है? किसके कहने पे जो है वो डॉलर्स ऊपर और नीचे जाते हैं? ये सारा कुछ कौन करवा रहा है? मीन्स कि अभी भी न्यू कॉलोनियलिज्म की जो लेगेसी है वो कंटिन्यू है हमारी कंट्री में, और कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। उसके बाद ज़ियाउल हक को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, बट ये कहा जाता है कि एक्चुअल लाइफ में ज़ियाउल हक बहुत अच्छे थे। लेकिन इन्होंने ज़ियाउल को क्रिटिसाइज़ इस हवाले से किया है कि ज़ियाउल हक ज़बरदस्ती लोगों से उस टाइम पे इस्लाम कबूल करवा रहे थे, और बहुत से जो एलिगेशंस हैं उन पे लगाए जाते हैं, और ज़ियाउल हक को इसी वजह से शायद मरवा भी दिया गया था एंड पे, ये कहा जाता है। लेकिन आयशा जलाल ने इसमें काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है ज़ियाउल हक को। उसके बाद मुस्लिम्स को टॉर्चर किया जा रहा था 1947 में, कॉलोनियल पीरियड में और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में जो है, और साथ ही साथ और जो फेयर ऑफ स्प्रेडिंग इस्लाम, अब ये जो पॉइंट है ये इंडिपेंडेंस के हवाले से है कि हिंदूज़ को जब ये लगा ना कि यहाँ पे इस्लाम फैलता जा रहा है, तो वो इसीलिए मुस्लिम के अगेंस्ट हो गए कि इनको तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। अगर इनको हम लोग यहाँ से नहीं निकालेंगे तो यहाँ पे तो इस्लाम फैल जाएगा और हिंदू कम्युनिटी कम हो जाएगी, और इसी डर की वजह से वो उनके अगेंस्ट थे, और इसी वजह से उनको वो अदर्स का टाइटल देते थे मुस्लिम्स को। ये हो गया। उसके बाद हमने टाइटल्स का डिस्कस किया था फर्स्ट में दो, कि एन अनहीलिंग वाउंड। अब एन अनहीलिंग वाउंड कौन सा है? पार्टीशन का वाउंड है, कि जब पार्टीशन हुई, पार्टीशन तो ना हुई थी कि हमने यूनिटी चाहिए, हमें अपना एक सेपरेट होमलैंड चाहिए, बट ना ही अब वो नेशनहुड रहा है, ना ही वो यूनिटी है, और ना ही अब वो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हर चीज़ तो जो ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट कर दी थी वो एसिमिलेटेड हो गई है उनके कल्चर में। तो ये हो गया पॉइंट नंबर वन, जो कि 1850 से टाइम पीरियड चलता है 1947 तक। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड इसके पार्ट की बात करें, वो कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल का टाइम पीरियड आ जाता है। उसके बाद इसकी फर्दर डिवीजन हम लोग देखें इसके टाइटल की, तो उसमें पैराडॉक्सेस ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी कहा गया है कि पैराडॉक्सेस कैसे हैं। अब जैसे कि हम लोग प्रेजेंट पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो इसमें क्या है, प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे जो हैं वो जो बने हुए हैं फ़िरके, जैसे मुस्लिम्स हो गए, हिंदूस हो, यहाँ पे कम्युनिटीज़ तो सारी रहती हैं, बट पर्सनली अगर हम लोग इस्लामिक हवाले से बात करें, शिया सुन्नी, ये बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ यहाँ पे हैं। तो उनके पैराडॉक्सेस हैं। मुस्लिम्स में जो यूनिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, मुस्लिम की जो पर्सनल आइडेंटिटी थी, इन्होंने इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना छोड़ दिया है, कि और ये ब्रिटिशर्स के जो कल्चर है उसमें एसिमिलेटेड हो चुके हैं, और जो इनकी सॉवरेंटी है और जो सिटीजनशिप है वो ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज ऑफ इनके इनकी खुद की जो मिस्टेक्स हैं उसी वजह से, कोई और वजह नहीं है इसकी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें, जो कॉलोनियलिज्म का जो पीरियड था उसमें जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी हिंदू और मुस्लिम, उनके दरमियान जो एक था बॉन्ड, एक प्यार मोहब्बत वाला, वो भी ख़त्म हो गया, बिकॉज जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने नफरत फैलाना शुरू की इन दोनों कम्युनिटीज़ में, हिंदूस और मुस्लिम्स में। उसके बाद क्या हुआ, हिंदूस ने मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है ड्यूरिंग जो है वो इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग पार्टीशन, जो स्टेट ऑफ एक राइवल बन गई थी, और साथ ही साथ जो आइडिया ऑफ सेपरेशन था और टू नेशन थेरी थी, ये जो है वो अब तो डिमिनिश्ड ही हो चुकी है, कहीं लॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि जिस अ, अब जो कास्ट, कलर और रेस के कॉन्सेप्ट बन चुके हैं, सेपरेट नेशन हो चुकी है, इनमें जो यूनिटी थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। कि अब बाद में आयशा जलाल कहती हैं नॉवल के एंड में कि कैसे एक नेशन जो है वो यूनाइट हो सकती है, जब
कि वो ऑलरेडी इतनी ही उसके सब डिवीजन्स हैं। मीन्स कि जब पार्टीशन हुई तो पहले डिवीजन हो चुकी थी, अब डिवीजन से यूनिटी की तरफ हम कैसे आ सकते थे, तो फर्दर सब डिवीजन्स ही होनी थी। तो इसमें उन्होंने जो है टोटली वो पार्टीशन को क्रिटिसाइज़ किया है, साथ ही साथ उन्होंने जो है टाइम पीरियड कॉलोनियलिज्म का उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद अगर हम लोग पार्टीशन के बाद बात करें, जब पाकिस्तान बन गया तो क्या होता है कि सेक्टरलिज्म आ गया और अदर फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ गए। कास्ट सिस्टम, रेस सिस्टम, कलर सिस्टम, उसके बाद हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ जो हैं वो बनना शुरू हो गई। हाइब्रिड आइडेंटिटीज़ जब बनी कि मुस्लिम्स और वेस्ट दोनों का जो मिक्सअप था वो बना। मुस्लिम्स की जो है वो इंडिफरेंस और कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी इस वजह से वो क्रिएट हुई, और मुस्लिम जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी को ही ढूंढते रहते हैं अक्सर। जो कुछ लोग नॉस्टैल्जिक होते हैं, जो टू नेशन थ्योरी थी वो तो फेल हो गई, जो कि कायद आज़म ने दी थी कि टू नेशन थ्योरी जो है वो उस एक थी कि हिंदू से अलग है, मुस्लिम से अलग है, बट वो फेल हो गई, और जो इंडिपेंडेंस मिली उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यूनिटी तो अब है ही नहीं कहीं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन था और कौम था, ये भी फेल हो गया। उसके बाद इंडियन जो मुस्लिम थे, इनमें अब नेशनलिज्म नहीं रहा। और इसके बाद जो ये नॉवल है वो एंड होता है इकबाल के कॉन्सेप्ट के साथ, इकबाल का जो कॉन्सेप्ट है खुदी का, उसके साथ। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इस नॉवल में पार्टीशन को डिस्कस किया गया है, कलोनियलिज्म को डिस्कस किया गया है, पोस्ट कलोनियल पीरियड को डिस्कस किया गया है, और 1850 टू 1947 का जो टाइम पीरियड है उसको डिस्कस किया गया है। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।